चलो अपन ने जहाँ तक देख लिया था उससे आगे देखेंगे अब। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोड ऑफ नरिशमेंट, है ना, कि किस तरीके से खाना खाने वाला है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मोड ऑफ नरिशमेंट और न्यूट्रिशन कह सकते हो, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाने वाला है। द मोड ऑफ नरिशमेंट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज autotrophic mode of nourishment and heterotrophic mode of nourishment. What is autotrophic mode of nourishment? Autotrophic mode of nourishment when an organism prepare their own food, prepare their ओन फूड, अपना खाना खुद बनाता है। जैसे वी ह्यूमन डोंट प्रिपेयर आवर ओन फूड इन आवर बॉडी, है ना, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते अपने बॉडी के अंदर, अपन बाहर से कंज्यूम करते हैं ना, बाहर से चावल दाल जो भी तुमको खाना बाहर से लेते हो। बट इन केस ऑफ प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, एग्जांपल इज प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट दोज बैक्टीरिया हु do carry some chlorophyll type pigment, क्योंकि खाना बनाने के लिए तुमको क्लोरोफिल पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी, विच इज ग्रीन कलर। अगर तुम बैक्टीरिया के पास है तो वो भी खाना बना सकता है अपना। और प्लांट तो तुम्हें पता है बाहर से कुछ देना पड़ता है, प्लांट बाहर से चावल दाल कुछ भी खा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, रिक्वायरमेंट उसकी वही है जो हमारी है, लेकिन वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कैसे? by consuming or by preparing their own food inside their body, अपने बॉडी के अंदर फूड को खुद बनाता है और उसको कंज्यूम करता है। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ नरिशमेंट, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ नरिशमेंट are those type of organisms which are not able to prepare their own food inside their body but they consume food from outside the body, है ना, they do not prepare their own food but depends on other organisms for nourishment. nourishment के लिए they depend on other organisms, दूसरे organisms पे डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमन, अपन किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अपन अगर साग सब्जी खाते हैं तो मतलब प्लांट पे अपन डिपेंड करते हैं। अपन अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अपन जो भी नॉन वेज का आइटम खाते हैं किसके पे डिपेंड करते हैं? अपन एनिमल पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो चिकन हो, बकरा हो, गाय हो, कुछ भी जो भी खाता हो जो भी चीज, ठीक है ना। तो इसमें अगर एग्जांपल है एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, है ना, ये सारे अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ नरिशमेंट। नाउ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ नरिशमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। हाँ, तो द नंबर वन कैटेगरी इज होलोजोइक मोड ऑफ नरिशमेंट, सेकेंड कैटेगरी इज saprophytic mode of nourishment. These are the two categories, and the third category is holozoic, saprophytic, and third category is parasitic mode of nourishment. मोड ऑफ नरिशमेंट, तीन तरीके के मोड ऑफ नरिशमेंट है इसमें। होलोजोइक मोड ऑफ नरिशमेंट में क्या होता है, सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, पैरासाइटिक में क्या होता है, इसको जरा समझो। होलोजोइक मोड ऑफ नरिशमेंट इज सीन इन दोज एनिमल व्हिच ब्रेक्स डाउन द फूड इनसाइड देयर बॉडी, दे ब्रेक्स डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी। कहने का मतलब हुआ जब तुम पूरा खाना खा रहे हो, है ना, चावल खा रहे हो, चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या कार्बोहाइड्रेट बाहर में ब्रेक डाउन होता नहीं, तुमने चावल खाया, ब्रेक डाउन तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है, जहाँ तुम्हारा डाइजेशन हो रहा है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है ना,
वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन कहाँ आ रहा है? तुम्हारे बॉडी के अंदर हो रहा है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को अपन होलोजोइक मोड ऑफ नरिशमेंट वाले ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसमें क्या है? एग्जाम्पल ऑब्वियसली वी ह्यूमन, है ना, ह्यूमन, हर्बीवोर्स एनिमल्स जैसे काउ वगैरह सब, कार्निवोर जैसे लायन वगैरह सब, है ना। ये सब क्या करते हैं? बाहर से खाना खाया और पेट के अंदर पचाया जाता है। जबकि सेप्रोफैटिक मोड ऑफ नरिशमेंट इज अनदर टाइप ऑफ मोड ऑफ नरिशमेंट इन विच the breakdown usually takes place outside the body. The breakdown of food takes place outside the body. Breakdown of food outside the body. कहने का मतलब हुआ, मान लो, हाँ एग्जाम्पल पहले देते थे। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया, है ना, सम फंजाई, अब देखो, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये रहा उसका खाना, है ना, ये फूड है, इसको खाएगा नहीं पहले, ये क्या करेगा? और जनरली ये जो डिपेंड करते हैं, ये डेड एंड डीके चीजों पे डिपेंड करते हैं। ये जो फूड होता है इनमें, ये डेड एंड डीके मैटर होता है, मतलब सड़ा गला हुआ चीज होता है ये। अब ये फूड है, कोई चावल है जो गल गया है ना, उस पे इस बैक्टीरिया ने क्या किया? एंजाइम सीक्रेट किया, ठीक है। इस फूड का ब्रेकडाउन हुआ, ये फूड ब्रेकडाउन, मान लो ये चावल है, तो ब्रेकडाउन होकर इससे क्या निकल गया? कार्बोहाइड्रेट बाहर आ गया। अब इस कार्बोहाइड्रेट को ये बैक्टीरिया अब्सॉर्ब कर लेगा। तो क्या इसने बॉडी के अंदर पचाया खाने को? नहीं, इसने बाहर खाने को ब्रेकडाउन किया और उसके बाद अब्सॉर्ब किया। तो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ नरिशमेंट इज नोन एज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ नरिशमेंट। नाउ द थर्ड टाइप इज द पैरासाइटिक। पैरासाइट का मतलब क्या है? पैरासाइटिक का मतलब जो पैरासाइट की तरह तुम्हारे बॉडी के लिए काम करे, है ना। पैरासाइटिक मोड ऑफ नरिशमेंट आर दोज इंक्लूड्स दोज एनिमल व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर नरिशमेंट, है ना, डिपेंड्स ऑन अदर for their nourishment, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है ना। ये दो पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, आइदर इट इज एक्टोपैरासाइट, है ना, और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब है दोज पैरासाइट्स विच आर सर्वाइविंग आउटसाइड और होस्ट बॉडी के आउटसाइड रहता हो। जैसे तुम्हारे माथे में जो क्या कहते हैं उसको यार, जुए, है ना, जो तुम्हारे सिर में जुए होते हैं वो क्या है? दोज आर एक्टोपैरासाइट। उनको क्या चाहिए? तुम्हारे बॉडी से खून चाहिए, लेकिन खून अंदर घुस के तो नहीं ले रहा है, वो बाहर के ही खून को अब्सॉर्ब कर रहा है। जबकि अगर टैपवॉर्म की बात करो, है ना, टैपवॉर्म भी एक ऑर्गेनिज्म है, टैपवॉर्म की बात करो तो वो अंदर शरीर के जाता है और अंदर सर्वाइव करता है, अंदर से तुम्हारे अंदर से खून वगैरह से जो भी उसको चाहिए नरिशमेंट वो अंदर से जाता है। दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट, और वो डिपेंड कैसे करते हैं नरिशमेंट के? दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसमें एग्जांपल ले लो, लीच, टेपवॉर्म, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एंडोपैरासाइट है। राउंड वॉर्म भी है इसमें, है ना। और ये जो पैरासाइटिक मोड ऑफ नरिशमेंट मैंने अभी बताया, ये दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। आइदर इट इज एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी रहेगा, जैसे सिर में जुए, आउटसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट का मतलब है जिसके अंदर वो रहेगा, जैसे मैं होस्ट हुआ तो मेरे ऊपर जुए हैं, तो जुए के लिए होस्ट कौन हुआ? मैं हुआ होस्ट, क्योंकि मैं उसको खाना दे रहा हूँ। और ये इनसाइड द होस्ट बॉडी, है ना। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ नरिशमेंट, है ना, which are seen in living world. Now, one by one, we are going to discuss autotrophic mode of nourishment. Then we will discuss heterotrophic mode of nourishment, holozoic, saprophytic, and parasitic mode of nourishment.
बट सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअली बेसिक नरिशमेंट मोड ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट के नरिशमेंट मोड के बारे में बात करेंगे। चलो तो the heading is autotrophic mode of nourishment. Autotrophic mode. What is autotrophic mode? अभी बताया, इसको थोड़ा बेटर वे में अपन डिफाइन करेंगे, है ना, कि what is actually autotrophic mode of nourishment. Autotrophic mode of nourishment is basically the process through which an organism are able to build their own organic food by inorganic matter which they get from outside. It is the process by which an organism is able to prepare their own organic food. Organic food का यहाँ कहने का मतलब हुआ we are talking about glucose. Organic food from inorganic material prepare their own organic food from inorganic material from outside. बाहर से इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेके अपना ऑर्गेनिक फूड बनाने वाला है। क्या बनाने वाला? ऑर्गेनिक फूड, दैट इज ग्लूकोज। और कैसे बनाने वाला? इनऑर्गेनिक मटेरियल चीज को बाहर से। इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या हो सकता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल में दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, now we will need water also, ठीक है, क्लोरोफिल भी चाहिए इसको, सनलाइट भी चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि बाहर से यूज करेगा और प्लांट बनाएगा क्या? ऑर्गेनिक फूड, है ना। इस प्रोसेस को एक्चुअली वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट अपना फूड बनाता है ना, बाहर से मटेरियल लेता है, इट रिक्वायर्स सनलाइट, it requires a pigment which is known as chlorophyll, which is present inside their body. उनके बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है in a cell organelle which is known as क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो उसको चाहिए होता है। नेक्स्ट वाटर चाहिए होता है और CO2 चाहिए होता है। इन सबको मिला के ये बनाता क्या है? दे आर गोइंग टू प्रिपेयर देयर फूड विच इज इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फिर वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये है, दिस इज द एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट। उनको एग्जांपल इसका पता ही नहीं कि एग्जांपल क्या क्या है। एग्जांपल इज ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, है ना। नाउ वी विल डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी वही चीज है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट है। यहाँ जब ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज इज नथिंग, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड और कार्बोहाइड्रेट, है ना। देखो, इट इज प्रोसेस ऑफ conversion of carbohydrate from
कार्बोहाइड्रेट और फ्रॉम नहीं, और कार्बोहाइड्रेट यूजिंग क्या क्या यूज करता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल विच इज अ पिगमेंट, water, and this is done in presence of sunlight. In presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है यूजिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, क्लोरोफिल, वाटर, है ना? और क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, है ना? फोटोसिंथेसिस एक बार हो गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। अब इस ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर कर लेता है, अगर ज्यादा बन गया तो स्टोर कर लेगा। जैसे अपने बॉडी में ज्यादा तुमने खाना खा लिया और ज्यादा चीज चला गया, क्या हुआ? उन चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को स्टोर कर दिया जाता है डिफरेंट ऑर्गन के पास, है ना? खास करके जैसे फैट वगैरह से क्या होता है? स्टोर हो जाता है। और जब भी तुमको स्टार्वेशन का प्रॉब्लम होता है, उस फैट का फिर जब ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, और उसके बाद तुमको वही एनर्जी प्रोवाइड कराया जाता है जो तुमने पहले सरप्लस में खाया हुआ था, है ना? तो ये मैकेनिज्म है जिससे प्लांट भी ग्लूकोज बना के उसको, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर सकता है। ठीक है? What is the basic equation for photosynthesis? Overall equation जो है, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, पीएच मतलब फोटोसिंथेसिस लिख रहा हूं मैं, ठीक है? दैट इज 6CO2 प्लस 12H2O, है ना? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर, and it converts into glucose, that is C6H12 and O6 plus क्या बनता है? प्लस water 6H2O, and we get also oxygen that we inhale. जरा ध्यान देना, देखो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को, ठीक है ना? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दिस इज वाटर। ये 12, 6 ये सब जो लिखा हुआ है वो बैलेंस करने के लिए लिखा है अपन, है ना? इक्वेशन क्या है? राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन से बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए जो भी नंबर अपन डाल सकते हैं इंटीजर, उसको डाल के अपन इसको बैलेंस करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बोला ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज किया, और ये पूरा प्रोसेस हो कहाँ रहा होता है? ये पूरा प्रोसेस एक पर्टिकुलर जगह हो रहा होता है जिसको कहते हैं अपन थैलेक्वाइड, है ना? थैलेक्वाइड के अंदर पूरा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पूरा सेल का भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं उसके। थैलेक्वाइड है वहां पे, है ना? ग्रेना प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है ना? इन 2-3 जगह पे ये पूरा साइड पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, और यहाँ पे चाहिए होता है तुमको इस प्रोसेस के लिए वी नीड सनलाइट। यहाँ पे सनलाइट और एक पिगमेंट चाहिए होता है, दैट इज क्लोरोफिल। इन दोनों के ये पूरा एक्चुअली चल जो रहा होता है, ये क्लोरोफिल के मदद से ही चल रहा था और सनलाइट की मदद से चल रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लिया, उसको बदल दिया इसमें, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज अगेन वाटर, एंड दिस इज ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन, बोलते हैं ना पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है तभी तो हम जिंदा है। ये वही ऑक्सीजन है जो अपन इनहेल करते हैं, मतलब उसने CO2 लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर अपने रूट से लिया, रूट से वाटर ले लेगा, तुमने पानी डाल दो उसके फूल में ताकि वो जिंदा रहे। जिंदा क्योंकि पानी चाहिए होता है उसको खाना बनाने के लिए होता है। CO2 लिया, वाटर लिया, सनलाइट तो मिल ही रहा है, नेचुरल सोर्स है सनलाइट, क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट है, और बना दिया ग्लूकोज जो उसका फूड है। ये एक्चुअली में उसका फूड है जिसको वो कंज्यूम करेगा। बाकी फिर से वाटर मिल गया तुमको, और O2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन है जो तुम इनहेल करते हो ताकि तुम जिंदा रह सको। अपने को जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइडेड है कहाँ से? एटमॉस्फेयर में, दैट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन एक्चुअली, है ना? फोटोसिंथेसिस की वजह से ही अपने को ऑक्सीजन मिलता है, अदरवाइज ऑक्सीजन तो अपने को मिलता ही नहीं, क्योंकि अगर प्लांट नहीं होता तो ऑक्सीजन का कोई भी सोर्स अपने पास नहीं होता। क्लियर? अब देखो,
मान लो ये पेड़ है ना, दिस इज लीफ, ये लीफ है, यहाँ पे रूट है, ठीक है, ये मेन स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट है। ये लीफ किस कलर का होगा? दिस इज ग्रीन कलर लीफ, ग्रीन कलर इसलिए लिख रहा हूँ, ग्रीन कलर का होना जरूरी है, इसका मतलब ग्रीन कलर है तो उसके पास क्लोरोफिल भी है। यहाँ से क्या चाहिए होगा इसको? सबसे पहले जाएगा यहाँ से वाटर, तो तुमने पानी डाला, ये वाटर गया, वाटर गया, वाटर अंदर घुस गया, इसको हटा देता हूँ, ये वाटर अंदर चला गया, ठीक है, वाटर मिल गया। CO2 चाहिए इसको, CO2 ये बाहर से ले लेगा, एटमॉस्फेयर में CO2 अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है। और इसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, तो सन तो है, सन से इसको सनलाइट मिल जाएगा। ये तीनों चीज मिल गया यहाँ पे, ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाएगा? दे विल फॉर्म व्हाट? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो अपन सिर्फ ग्लूकोज की बात करते हैं, इसने बनाया ग्लूकोज, जी लिख देता हूँ, जी फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज बना लिया। अब इस ग्लूकोज को क्या करेगा ये? अगर कंजम्पशन लाइक ग्लूकोज है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ज्यादा ग्लूकोज बना लिया जो कि उसके कैपेसिटी से ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पहले ये स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके स्टोर करेगा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को देखो क्या करता है, ग्लूकोज मिला और यहाँ से लगा लो O2, ऑक्सीजन बाहर चला गया, ठीक है, ये वाला O2, ठीक है ना, वाटर इसी में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा स्टार्च में, ठीक है। अब इस स्टार्च को लेके ये वापस आएगा, जितना जरूरत है उतना ग्लूकोज यूज कर लिया, बाकी स्टार्च को क्या करेगा? नीचे लाके यहाँ पे स्टोर कर लेगा स्टार्च को। जनरली स्टार्च जो मैक्सिमम होता है वो स्टोर होता है रूट में, क्लियर है। और अगर थोड़ा बहुत लीफ में भी स्टार्च का होता है स्टोरेज, फिर रूट में होता है। अगर कोई फ्रूट लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक फ्रूट भी लगा हुआ है ना, ये कोई फ्रूट है ना, तो तुम जब फ्रूट खाते हो तो उसमें क्या मीठा जो लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि स्टार्च है। यही स्टार्च यहाँ भी आ जाएगा, फ्रूट में भी स्टोर हो जाएगा, है ना, जिसको तुम रेड पेन से देख रहे हो तो वो स्टार्च है। ये स्टार्च अभी तो पेड़ इतना ही बना है, ऊपर भी जाएगा ये स्टार्च, है ना, जिस लीफ को जरूरत पड़ेगा वहां ये पहुंचा देगा, है ना। तो दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द रेड लाइन इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ फूड। मतलब देखो, वाटर का मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की तरफ सिर्फ, है ना, बट द मूवमेंट ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल। ये तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे आ गया, ऊपर गया, दाएं गया, बाएं गया, हर जगह फूड जा सकता है। तो वाटर का मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल एंड फूड का मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल, और यू कैन से मल्टी डायरेक्शनल होता है फूड का मूवमेंट। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट इज गोइंग टू सिंथेसाइज देयर फूड। Now what are the requirements for photosynthesis? Requirement for photosynthesis. photosynthesis के लिए 4 जरूरी चीजें हैं। सबसे पहला है सनलाइट, जो कहां से मिल जाएगा? We get it from सन से सनलाइट मिल गया। दूसरा जरूरी चीज है वाटर, वो कहां से मिल जाएगा? नेचुरल रिसोर्स है, वाटर भी अवेलेबल है, आराम से मिल सकता है फ्रॉम नेचर, नेचर से ही वाटर मिल गया, सन भी नेचुरल चीज है, नेचर से मिल गया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज क्लोरोफिल, CH लिखता हूं, ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द
प्लांट बॉडी, प्लांट के बॉडी के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसको बाहर से कोई जरूरत। ये 4 चीजें हैं, है ना, और ये 4 चीज की मदद से एक्चुअली द प्लांट इज गोइंग टू प्रिपेयर और परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। तुमको पता है इन सबका सोर्स क्या है? सन का सोर्स, सनलाइट का सोर्स सन है, वाटर का सोर्स नेचुरल रिसोर्स है, कैसे भी मिल जाएगा, धरती से ले लेगा, CO2 एटमॉस्फेयर में मौजूद है, वहां से ले लेगा, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो प्लांट के अंदर ही होता है। ये चारों जरूरी चीज है, और ये चारों जरूरी चीज लेके ये क्या बना लेगा? वो बना लेगा तुम्हारा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फिर हर जगह भेज दिया जाएगा। क्लियर? एक नंबर। चलो now we are going to perform a few experiments which will tell you whether sunlight is necessary for photosynthesis। अगर sunlight बोल रहा हूँ necessary है, इसको प्रूव करना पड़ेगा कि sunlight necessary है कि नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ CO2 necessary है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा CO2 necessary है कि नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ क्लोरोफिल necessary है, तो मुझे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि क्लोरोफिल necessary है या नहीं, इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देयर आर इन earlier days scientists have performed various experiments for demonstrating whether these components are essential for photosynthesis or not। ये एक मिथ तो नहीं है, क्या ये essential component है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो एक एक करके एक दो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझो तुम लोग, है ना। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लेना, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि sunlight is essential for photosynthesis, इसको प्रूव करने की जरूरत है कि सनलाइट है एसेंशियल। तो दिखाओ मुझे, चल दिखाता हूं मैं तुम्हें। अपन ने क्या किया, एक पेड़ लिया, उस पेड़ में 2 पत्ते हैं, ठीक है। पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये मान के चलो, ठीक है ना। बाद में क्लोरोफिल की जरूरत है कि नहीं है वो देखें, ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है पत्ते के अंदर, ठीक है ना। अब जो क्लोरोफिल का एक नेचर है, क्लोरोफिल का नेचर क्या, सीधा ये समझो, अगर खाना बनेगा तो खाना बनेगा तो फिर ग्लूकोज बनने वाला है, ग्लूकोज वुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। मान लो फूड प्रिपेयर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, एंड देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। स्टार्च के साथ एक मजेदार बात यह है कि when you add iodine to starch, starch will convert into bluish black color। स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाएगा जब भी आयोडीन उसके साथ रिएक्ट करेगा। आयोडीन और स्टार्च रिएक्ट करेगा तो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा वो स्टार्च का कलर। अब अपन ने क्या किया, एक लीफ को ऐसे ही रखा, यहाँ पे सन है, क्लियर, सन है। एक लीफ को हमने क्या किया, इसको पेपर से ढक दिया, एक लीफ को पेपर से रैप कर दिया, पूरा रैप कर दिया इस लीफ को कि सूरज की रोशनी पहुंचे ही नहीं, है ना। क्या कर दिया, रैप बाय पेपर, ताकि सूरज की रोशनी ना पहुंचे। छोड़ दिया इसको दिन भर, छोड़ने के बाद ये एक्सपोज है, इस पे सनलाइट मिल रहा है, इसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है सनलाइट जरूरी है कि नहीं है। अब देखो, जहां भी फोटोसिंथेसिस हुआ होगा वहां स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ होगा। मैंने दोनों पत्तों को अलग अलग तोड़ा, ये पत्ता ए है, ये पत्ता बी है, ये ए है एंड दिस इज लीफ नंबर बी, ये जो ढका हुआ था। अब देखो, ये एक्सपोज था, ये एक्सपोज नहीं था सनलाइट की तरफ, इस पे आयोडीन डाला, इस पे भी आयोडीन डाला, तो क्या हुआ, अगर ये एक्सपोज है, ये नंबर ए है और इस पे सनलाइट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें ग्लूकोज बना होगा, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। तो हमने ऑब्जर्व किया ये वाला पत्ता जब काट के इस पे आयोडीन डाला गया
तो जो स्टार्च इसमें बना था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ है इसमें, क्योंकि एक्सपोज है सनलाइट के लिए, तो ये इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर ब्लूइश ब्लैक हो गया, मतलब इसमें स्टार्च बना है आज के दिन में। लेकिन जब इस पे आयोडीन डाला तो ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये ढका हुआ था। ढका हुआ था इसका मतलब सनलाइट नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिला मतलब खाना नहीं बना, खाना नहीं बना तो स्टार्च नहीं बना, स्टार्च नहीं बना तो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं किया तो स्टार्च नहीं बना, तो तुमको कलर नहीं दिखा। लेकिन ये क्योंकि सनलाइट के लिए एक्सपोज था तो इसमें स्टार्च बना था, और ये स्टार्च रिएक्ट किया आयोडीन की तरह और ब्लूइश ब्लैक कलर का हो गया। तो इससे कंफर्म हो गया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? नाउ द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। वेदर क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर सनलाइट और नॉट, सॉरी फोटोसिंथेसिस और नॉट। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है कि नहीं है। इसके लिए अपन ने कैसा लीफ चुना, अपन ने वेरीगेटेड लीफ चुना। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है दोज लीफ विच आर हैविंग पैचेस ऑफ ग्रीन एंड अदर कलर। तुमने मनी प्लांट का पत्ता देखा, मनी प्लांट का पत्ता है ना, या क्रोटन का पत्ता जो पौधा होता है ना, शोई प्लांट है ये सब, तो तुम देखोगे मनी प्लांट के पत्ते में पूरा ग्रीन नहीं होता, कहीं ग्रीन कहीं येलो, कहीं ग्रीन कहीं येलो। ऐसे लीफ को अपन वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। क्रोटन में भी देखोगे चितकबरे रंग के पत्ते होते हैं, पीला ग्रीन है, पेल येलो एंड ग्रीन, पेल येलो एंड ग्रीन। तो जो भी ग्रीन वाला, मान लो कोई क्रोटन का पौधा लिया मैंने, उसका पत्ता लिया है ना, दिस इज वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ है, कहीं पे पैचेस है ग्रीन कलर का, ये मान लो ग्रीन है, चलो मैं ग्रीन से ही बना लूं ग्रीन को, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे ग्रीन नहीं है, ये वेरीगेटेड लीफ है। ठीक है ना? हमें पता करना है क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इसको सनलाइट के सामने एक्सपोज कर दिया मैंने, है ना, पेड़ में लगा हुआ है, पेड़ से थोड़ा नहीं है, सनलाइट के साथ एक्सपोज किया। जब एक्सपोज किया तो क्या हुआ होगा, देखो एक्सपोज क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्योंकि वेरीगेटेड लीफ है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट चाहिए खाना बनाने के लिए। मतलब ये वो एरिया है ग्रीन वाला जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ये जो खाली एरिया दिख रहा है ये वो एरिया है जहां क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक है? अब जब एक्सपेरिमेंट करा तो फोटोसिंथेसिस कहां पे होगा, सिर्फ इस एरिया में होगा फोटोसिंथेसिस, है इस एरिया में फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोफिल है। इस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि क्लोरोफिल नहीं। अब क्या किया, इस लीफ को तोड़ा, फिर इसको अलग किया हमने, ये वाले पार्ट को अलग किया काट के, इस वाले पार्ट को काट के अलग कर लिया, और इस वाले पार्ट को भी अलग कर दिया, ये बिना, ये क्लोरोफिल वाला, ये बिना क्लोरोफिल वाला। अब जब इस वाले पार्ट पे अपन ने क्या किया, स्टार्च डाला, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस हुआ इसका मतलब क्या है, स्टार्च बना होगा, और इसमें स्टार्च नहीं बना होगा। तो इस वाले पार्ट में अपन ने फिर से आयोडीन डाला, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है, अगर देखो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तो स्टार्च पक्का बना होगा। तो जैसे आयोडीन डाला, तो आयोडीन डालने के बाद जो इसका कलर हो गया, वो कलर हो गया ब्लू ब्लैक। लेकिन यही चीज जब मैंने यहां पे किया, इस खाली वाले एरिया में आयोडीन को डाला, तो हमने देखा ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, नहीं हुआ ब्लू ब्लैक कलर। इसका मतलब क्या है, ब्लू ब्लैक कलर होने के लिए क्या चाहिए होता था, यहाँ स्टार्च चाहिए होता है, लेकिन यहाँ स्टार्च नहीं मिला। यहाँ स्टार्च नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई, सनलाइट जो मैंने दिया था, पानी भी नीचे से जा रहा था, सब कुछ देखो जो इसकी जरूरी था वो सब दिया मैंने, सनलाइट दिया, वाटर दिया, है ना, और CO2,
ये तीनों चीज मिल रहा है तुमको, सनलाइट मिल रहा है, वाटर नीचे से जा रहा है और CO2 भी एटमॉस्फेयर में तुम ले रहे हो। तो फिर तुमने स्टार्च क्यों नहीं बनाया? तुमने स्टार्च इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तुम्हारे पास एक और चीज था जिसकी जरूरत है तुमको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, दैट वाज क्लोरोफिल, जो इस एरिया में प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए ये भी पता चल गया, कंक्लूजन निकला, यस क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि क्लोरोफिल की एसेंशियलिटी को तुमको दिखाना पड़ेगा, आइदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। नाउ द थर्ड एक्सपेरिमेंट is going to demonstrate whether CO2 is essential for photosynthesis or not. CO2 is essential for photosynthesis or not. इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? इसके लिए देखो क्या किया गया। एक पेड़ लिया, दूसरा पेड़ लिया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इस पूरे गमले को, है ना, जहां भी पौधा था, इस गमले को पूरे को हमने एक बेल जार से ढक दिया, इसको पूरा ढक दिया, बेल जार, इसको बेल जार कहते हैं, है ना, इसको भी पूरा ढक दिया। शीशे का होता है, दिस इज नथिंग बट बेल जार, ये है बेल जार, ढक दिया। देखो सनलाइट यहां भी अवेलेबल है, सनलाइट यहां भी अवेलेबल है, मिल रहा है सनलाइट, ठीक है। हमें किसको प्रूव करना है? CO2 के बारे में जानना है, क्लियर। अंदर CO2 मौजूद है, अंदर CO2 मौजूद है, क्योंकि जब तुम ढकोगे बह जाते कुछ ना कुछ CO2 रह जाएगा अंदर। वाटर, क्योंकि ये गमले में है तो वाटर भी जा रहा है, यहाँ पे वाटर, ये गमले में है ना, ये भी गमले में है पौधा, तो वाटर भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है ना, सिर्फ CO2 को चेक करना आपने। अब देखो क्या किया, यहाँ पे इस बेल जार नंबर A एंड दिस इज बेल जार नंबर B। बेल जार नंबर A में एक सोल्यूशन को रख दिया प्लेट में, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को अपन ने बेल जार के अंदर रख दिया। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक, दैट इज KOH, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अब्सॉर्ब CO2। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है? CO2 को सोख लेता है, ठीक है, जरा समझना बात को। हाइड्रोजन परऑक्साइड CO2 को सोख लेता है, तो अगर ये सारा CO2 हाइड्रोजन परऑक्साइड सोख लेगा तो मतलब CO2 एक टाइम ऐसा है पूरा खत्म हो जाएगा। तो जितना भी CO2 था सब हाइड्रोजन परऑक्साइड ने सोख लिया, अब कोई भी CO2 नहीं बचा इसके अंदर, ठीक। लेकिन इसके अंदर CO2 है, सब कुछ मिल रहा है, एक दिन छोड़ दिया। अब इसके बाद दोनों पौधे पर बेल जार को हटाया और दोनों के एक एक पत्ते को तोड़ा। ये पत्ता है इस वाले का, A वाले जार का, और ये पत्ता है B वाले जार का। इसके पास सब कुछ था, सिर्फ एक चीज नहीं मिला इसको, दैट वाज CO2 नहीं था, और इसके पास सब कुछ था, सनलाइट, वाटर, सब कुछ था, इसके पास बस एक चीज नहीं था, CO2 नहीं था। इसको काटा क्योंकि स्टार्च को चेक करना है अपने को, है ना। तो अगर इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो स्टार्च बना होगा, तो इस पे जैसा आयोडीन डाला तो ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? स्टार्च नॉट फॉर्म। अगर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, नहीं तो अगर स्टार्च होता तो ब्लू ब्लैक हो जाता, तो मतलब स्टार्च बंद है, लेकिन ब्लू ब्लैक नहीं हुआ मतलब स्टार्च नहीं है। इस पे जब आयोडीन डाला तो ये ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट और यहाँ पे स्टार्च नहीं प्रेजेंट है ना।
मतलब यहाँ पीएच फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्यों नहीं हुआ भैया? यहाँ पे मैच करो, क्या था, क्या ऐसा चीज है जो इसके पास था और इसके पास नहीं था? इसके पास सनलाइट था, इसके पास भी सनलाइट था। इसके पास वाटर था, हाँ गमले से पानी जा रहा था, इसके पास भी वाटर था, गमले से पानी, तो दोनों सेम है। क्या इसके पास क्लोरोफिल है पत्ते में? बिल्कुल, पत्ते में इसके भी क्लोरोफिल था और इसके भी पत्ते में क्लोरोफिल है, दोनों ग्रीन लीफ है। चौथा चीज, क्या CO2 दोनों के पास था? इसके पास CO2 था, बिल्कुल है CO2, इसके पास CO2 था लेकिन अब्सॉर्ब कर लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इसका मतलब CO2 नहीं था इसके पास, और तभी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या पता चलता है तुमको कि CO2 is also essential for photosynthesis, क्योंकि अगर CO2 नहीं होगा no photosynthesis will occur inside a plant। ये चारों चीज बहुत एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर वाटर को चेक करना है तो तुम सिंपल पानी डालना छोड़ दो अपने पौधे में, मर जाएगा तो सिंपल। क्यों मर जाएगा? क्योंकि सनलाइट भी मिल रहा है, CO2 भी अवेलेबल है मार्केट में, एटमॉस्फेयर में, और पिगमेंट भी है उसके पास, लेकिन फिर भी वो मर जाएगा गमले में। क्यों मर जाएगा? क्योंकि तुम उसमें पानी नहीं डाल रहे हो, उसको वाटर नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? वाटर भी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। चाहे कितनी कड़ी धूप हो, तुम अगर पानी अच्छे से डालो पौधे में, वो नहीं मरने वाला है, वो सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि वो अपना खाना बनाता रहेगा पानी के प्रेजेंस में। तो ये चारों चीज बहुत एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें से कोई एक चीज अगर एब्सेंट रहा तो प्लांट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से वी हैव सीन द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड और डेमोन्स्ट्रेटिंग द एसेंशियलिटी ऑफ डिफरेंट एंटिटी लाइक CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना, फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये चारों चीज बहुत जरूरी है। इसका प्रूफ अपन ने देख लिया है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को लिखना नहीं है, एक्सपेरिमेंट को सिर्फ समझना है। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी एक्सपेरिमेंट का जिक्र है, इसलिए तुमको एक्सपेरिमेंट हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए ना। बेलजार एक्सपेरिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इतना आसानी से नहीं हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट बहुत वास्ट है ना, इसमें चूहों को, कैंडल को, ये वो बहुत कुछ रखा गया था। ये इसके बारे में तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, पर अभी शॉर्टकट भी यही है तुम्हारे लिए। तो आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कहाँ पे द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। थैलेक्वाइड में होता है, स्ट्रोमा में होता है, जो प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर को देखेंगे, लीफ के अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और फिर लिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे आगे का पूरा।